हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी में अगला टॉपिक आपका है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जी कोई भी लॉ हो, बिना रजिस्ट्रेशन के आप उससे कनेक्ट कैसे होंगे डिपार्टमेंट से? आपका आइडेंटिफिकेशन क्या आप टैक्स भर रहे हो तो आपका हमेशा एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो इस चैप्टर में अगेन हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पहले जीएसटी में आपको थ्योरेटिकल पार्ट इससे समझा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इनका आगे वाले चैप्टर से कोई खास कनेक्शन नहीं है, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। इतना इतना पार्ट आपका कंप्लीट होता जाएगा। तो आप आ जाए सेकंड मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन चैप्टर पर, पेज नंबर 7.2, 7th नंबर चैप्टर होगा ये रजिस्ट्रेशन 7.2 पर। हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे में? तो पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, सारे रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसीजर स्टार्टिंग से एंड तक सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक। इंट्रोडक्शन, हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन तो कट ही कर दिया करो, कोई काम का नहीं। हम आते हैं सीधे सीधे रिलेवेंट डेफिनेशन पर। अच्छा, डेफिनेशन भी आपको हर चैप्टर में बार बार रिपीट भी मिलेगी, इसलिए हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। हम यहां जो काम की बस उतनी पढ़ेंगे। ये एजेंट वगैरह ये सब डेफिनेशन हम सब जानते हैं। आप तो थर्ड डेफिनेशन पे आए, 7.4 नंबर का सेकंड बुलेट, टैक्सेबल सप्लाई किसे कहते हैं। जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में, इस एक्ट में गुड्स एंड सर्विस दो ही चीज बात होगी। तो सप्लाई का मतलब यहां मेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। हर लाइन में ये नजर आएगा आपको, मैं आगे तक पढ़ाऊंगा। गुड्स और सर्विस और बोथ। मैं गुड्स बेचता हूं तो गुड्स सप्लाई, सर्विस सप्लाई करता हूं, ऑडिट करता हूं तो सर्विस सप्लाई। मैं दोनों काम करता हूं तो गुड्स और सर्विस बोथ। विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो टैक्सेबल सप्लाई मतलब विच इज लेविएबल टू टैक्स, और नॉट लेविएबल होगा तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, कुछ खास टर्म नहीं है, ठीक है। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, जो पढ़ा रहा हूं बस वही पढ़ेंगे। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? तो 3, नंबर 1, प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज ऑर्डिनरीली कैरिड ऑन, यानी आपकी वो दुकान, वो शोरूम जहां से आप जनरली बिजनेस करते हैं। एंड इंक्लूड्स वेयर हाउस, गोडाउन, एनी अदर प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन स्टोर हिज गुड्स, सप्लाई, रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ। तो नाम कुछ भी रखो आप, वेयर हाउस रखो, गोडाउन रखो, स्टोर रखो, कुछ भी, जहां आपका गुड्स स्टोर करते हो, रिसीव करते हो, जहां से गुड्स ले जाते हो, वो प्लेस भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। फिर प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हो सकता है आप बुक्स यहां नहीं रखते हो, आप बुक्स किसी और प्रेमाइसिस में रखते हो, तो वो प्रेमाइसिस भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस। अब बहुत से लोग करते हैं ना आजकल, आउटसोर्स करते हैं अकाउंटिंग, बिजनेस यहां कर रहा हूं, अकाउंटिंग कहीं और करवा रहा हूं, उसको मैं बिल दे देता हूं, इनवॉइस देता हूं, वो अकाउंटिंग करता, तो वो जो अकाउंटिंग का प्लेस है वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। एजेंट का नाम कुछ भी हो, आप एजेंट को सिंपल एजेंट कहें, आपने नाम सुनोगे डेल क्रेडर एजेंट होते हैं, कंसाइनमेंट एजेंट होते हैं, तो एजेंट का नाम कुछ भी हो, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ठीक है। तो जो एजेंट का प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो, तो आपके तो प्लेस ऑफ बिजनेस एक तरीके से। फिर हम चलते हैं बिजनेस वर्ड की डेफिनेशन पर। अभी यहां नहीं पढ़ाऊंगा मैं बिजनेस वर्ड, ये तो बहुत सारे चैप्टर में बार बार है, तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहां समझेंगे। वैसे यहाँ पे इन शॉर्ट समझ लो कि अपन एग्जेम्प्टेड सप्लाई पढ़ा, इतना बड़ा चैप्टर आपने देखा, हर चीज तो आ गई, कुछ छूटा ही नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसलिए इतनी बड़ी है कि कुछ भी नहीं छूटा है इसमें, सब तरह के गुड्स सर्विस सब तो आ गया। अरे किसी पार्क में गए वो भी तो आ गया जीएसटी के दायरे में, तो हर चीज आ गई दायरे में, सोचो आप, सब चीजें, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। अब पढ़ते हैं मैंने यहां से कंसेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। Under GST law, the concept of taxable person is significant since tax on supply of goods services is to be paid by taxable person. So let us understand the concept of taxable person. कोई काम की नहीं, ये पैराग्राफ कट कर दें। अब आगे इसी की मैं आगे सेक्शन 207
टैक्सेबल पर्सन मीन्स, यहां से अंडरलाइन करेंगे, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। बस दो लाइन। पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड इज कॉल्ड टैक्सेबल पर्सन। सोचो आप, टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया वो भी आ गया, और लायबल टू रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया लेकिन लायबल है, वो भी टैक्सेबल पर्सन है गवर्नमेंट की नजर में। लॉ पढ़ने का तरीका आप सब जानते हैं अच्छे से। तो इज रजिस्टर्ड, हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, वो लायबल है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी वो गवर्नमेंट की नजर में टैक्सेबल पर्सन। और क्लियर करते हैं, चलिए आगे लिखा, thus even an unregistered person who is liable to be registered is taxable person। देखो यहाँ क्लियर कर दी, unregistered है but liable to be registered है, then he is called taxable person for CGST Act। और CGST Act में जो भी लिखा हो सब SGST Act में भी है। Similarly a person not liable to be registered, चलो उल्टा करते हैं, नॉट लायबल, लायबल नहीं था क्योंकि मैं बहुत कम गुड्स बेचता था, मैं छोटा व्यापारी, 20 लाख से कम तक को आपने भी सुना होगा कि जीएसटी लगता ही नहीं, तो मैं छोटा व्यापारी 20 लाख से कम टर्नओवर, लेकिन बट हैज टेकन वॉलंटरीली, जीएसटी लॉ में आप छोटे व्यापारी तो भी रजिस्ट्रेशन किसने मना करा, तो वॉलंटरी मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, एंड गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, अब मैं रजिस्टर्ड हो गया। अब डेफिनेशन में क्या लिखा था, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, एवरी रजिस्टर्ड, अब किसी भी रीजन से रजिस्टर्ड हुआ हो, वो वॉलंटरी रीजन से रजिस्टर्ड हुआ हो या कैसे भी, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराया हो या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्टर्ड है, इट मींस ही इज टैक्सेबल पर्सन। तो कितनी अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है, व्हेन ही रजिस्टर्ड बाय एनी रीजन, व्हेन ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। चलिए फिर अगला, मतलब बचा हुआ पूरा पेज कट कर देना है, लेकिन ये सेक्शन नंबर की लिस्ट बहुत अच्छी रखिए, अगर आप चाहो तो यहां से याद रखो या अपनी कॉपी में लिख के रख लो। वैसे कॉपी में तो कुछ लिख ही नहीं रहे, हम यहीं से याद रखेंगे कि इस चैप्टर में हम कितने सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करेंगे, 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, 27 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू casual taxable person and non-resident taxable person, casual taxable person and non-resident taxable person, ये दो नाम आप और याद रख ले, दो डेफिनेशन और याद रख। नॉन रेसिडेंट तो क्लियर है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, नॉन रेसिडेंट यानी कोई व्यक्ति बाहर से इंडिया आए और यहां पर कुछ ऐसा गुड्स या सर्विस सप्लाई करे तो नॉन रेसिडेंट। आपने किसी बाहर के आर्टिस्ट को बुलाया और यहां परफॉर्मेंस देने आया, वो तो परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, म्यूजिकल डांसिंग कुछ भी, तो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, अब वो नॉन रेसिडेंट पर्सन हुआ ना। तो नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए स्पेशल रूल्स, सोचने वाली बात है, वो एक दिन के लिए आया, सपोज इससे पहले कभी इंडिया आया नहीं और आगे आएगा भी नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ थी यहाँ पे, ऐसी हालत हो जाती है एक कंसर्ट करने में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई उसको कि वो तो अगले बार आएगा भी नहीं। तो क्या एक बार के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस तो दी है और अच्छा खासा बड़ा अमाउंट लिया होगा, तो क्या वो टैक्सेबल है या नहीं, तो इसके लिए स्पेशल रूल्स पड़ेंगे। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल यानी कभी कभी सप्लाई करता है, जैसे मैं यहां से यूपी में गया, कोई एग्जीबिशन लग रही थी, कोई मेला लगने वाला था, या कोई बाहर का व्यक्ति उज्जैन आता है, हस्तशिल्प मेला लगता है ना, अब तो क्या लगेंगे इस साल तो शायद ही, और कार्तिक मेला लगता तो बाहर के लोग आते हैं। अब बाहर के लोग एमपी में आए, ये वहां रजिस्टर्ड है, यूपी के मान लो यूपी में रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या वो यहाँ आए कुछ दिनों के लिए, 15 दिन मिला, तो क्या यहाँ रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा उनको? यस, दे आर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन दिस स्टेट। हम मुंबई गए एग्जीबिशन लगाने के लिए, बोले 2 दिन की एग्जीबिशन, 1 दिन की एग्जीबिशन, लेकिन वहां गुड्स बेचेंगे, सप्लाई करेंगे कुछ, तो हम वहां पर क्या करें, हम परमानेंट नहीं है वहां पर, हमारा कोई परमानेंट प्लेस नहीं है वहां, लेकिन हम वहां पर सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वहां का रजिस्ट्रेशन।
तो जब इस तरह से टेम्पररी पर्पस के लिए जब आप जाते हो, जीएसटी बड़ा अजीब सा कंसेप्ट बनाया। जीएसटी सही बताऊं तो मेरी नजर में तो फेल है, मैं तो जीएसटी को मानता ही नहीं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता या मैं उस कमेटी में होता तो मैं थोड़ा सा टैक्स स्ट्रक्चर अलग तरह से डिजाइन करता। इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता है कि टैक्स रिफॉर्म क्या होना चाहिए। ये बात है, मुझसे बहुत इंटेलिजेंट लोग वहां बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं मात की खा गए कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत कर। क्या कर दिया पता है उन्होंने, कि आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप सब जगह सप्लाई करते हो तो। मान लो मैं मुंबई भी जाता हूँ, मैं यूपी भी जाता हूँ, तो मुझे सब जगह लेना है। अब ये तो कोई बात नहीं होती, गलत है ना। बताऊंगा अभी आगे कहां कहां ये सब डिटेल आएगी सारी बात। लेकिन चलो मैं कभी कभी, चलो मान लो कोई ब्रांच नहीं, ब्रांच अगर हुई तो फिर मुझे परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। मान लो मेरी मुंबई में ब्रांच है तो मुझे तो वहां पे ये नहीं, मुझे परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन मैं कभी कभी जाता हूँ एग्जीबिशन के लिए, तो फिर मुझे वहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो इसके रूल्स हम पढ़ेंगे 27, डिटेल बात वहां करेंगे हम, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, और डिटेल बताऊंगा। अमेंडमेंट, चलो एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, कुछ चेंज करवाना। सरेंडर, कैंसिलेशन और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, इतनी सारे सेक्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ना। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 22, पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आपके अच्छे से याद करने के दिन आ गए। एमसीक्यू भी बनेंगे और थ्योरी क्वेश्चन लिखने के भी लिए आ सकता है। हु आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो फॉलोइंग पर्सन्स आर लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22, सेक्शन 22 क्या कहता है, कब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सब सेक्शन 1, अब पहले हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं, फिर इसका एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर इसकी समरी तो बहुत शानदार है रखी, लेकिन मैं एक बार फिर भी पढ़ा दूं, हालांकि आपको याद उधर से ही रखना है, पर फिर भी एक बार बेयर एक्ट पढ़ना सीखिए आप। एवरी सप्लायर, देखो इस पूरे जीएसटी एक्ट में सप्लायर मतलब गुड्स और सर्विस सप्लायर की बात करें। हम भी सप्लायर है, हम ऑडिट करते हैं, हम ऑडिट सर्विस सप्लाई। तो एवरी सप्लायर शेल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड, शेल वर्ड का इस्तेमाल किया, अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट एमपी या जो भी स्टेट में, और यूनियन टेरिटरी, इंडिया में यूनियन टेरिटरी, और अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वो जो उधर मेघालय और ये सब है उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहा गया है, नीचे लिस्ट है उसकी। तो स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, गोवा वगैरह में, दमन दीव में, या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, आगे क्या लिखा है, फ्रॉम वेयर he makes taxable supply of goods or services or both। लॉ पढ़ना जानते हो ना, तो जो लिखा हो पढ़ो, जो नहीं लिखा हो पढ़ो। अभी हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर वापस आएंगे। तो if his aggregate turnover in financial year exceeds 20 lakh rupees, provided that where such person make taxable supply of goods or services or both from any special category states, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in financial year exceeds 10 lakh। अब आप इस सेक्शन के साइड में क्या लिख लेंगे, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन। ये टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है ना, आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है, अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस कर गया हो तो। लिमिट क्या है, 20 लाख रुपए, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या है, 10 लाख, उसको क्रॉस कर गया है, then you are liable to get registered under GST Act। आपने सुना होगा सर 40 लाख हो गई थी लिमिट, तो वो बताऊंगा, शांति रखना, श्रद्धा और सबूर। ठीक है, पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, 20 लाख 40 लाख, ये क्या बोल रहे हैं। एवरी सप्लायर शेल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन स्टेट, इन यूनियन टेरिटरी और other special category state from where he make taxable supply। वर्ड सुनना, taxable पे अंडरलाइन करो, जहां से वो taxable supply of goods और सर्विसेज और बोथ करता हूं, वहां रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, अब मैं यही एनालिसिस कर दूं, अगर मैं तो मान लो कि मैं एमपी में टैक्सेबल सप्लाई करता हूं, एमपी में मेरा गोडाउन है, वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूं एक शोरूम में, और यूपी में भी शोरूम है, लेकिन यूपी वाले शोरूम से मैं सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता हूं, टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता। तो मुझे यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना है कि एमपी में करवाना है,
एमपी में कराना वेयर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ। एक बात तो ये था, तो रेशन कहां कराना है, किस स्टेट में कराना है, फ्रॉम वेयर यू सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई। इफ हिज, अब इफ वर्ड लगाते हैं, शर्त क्या है, क्यों करवाना है, कब करवाना है, इफ टर्नओवर, अब यहां लिखा एग्रीगेट टर्नओवर, कहां लिखा, टैक्सेबल टर्नओवर लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर लिखा है, अंडरलाइन करो, मान को मे बी टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। यानी जब ये लिमिट निकालेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एग्जिट 20 लाख, तो 20 लाख रुपए जब हम टोटल लगाएंगे तो उसमें हम एग्जेम्प्टेड चीजें भी लेंगे, टैक्सेबल भी लेंगे, नील रेटेड भी लेंगे, सब लेंगे, सब सप्लाई लेंगे, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड लिखा है, नॉट एग्रीगेट टैक्सेबल टर्नओवर वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ टर्नओवर वर्ड, तो टर्नओवर हो सकता है। ये बात क्लियर है, नीचे बताता हूं। और अगर यही लाइन वापस रिपीट कर दे, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो यू शैल बी रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन इफ टर्नओवर एक्सीड्स 10 लाख, 10 लाख से, ठीक है। और नीचे भी डार्क लेटर में वही सब लिखा है, गवर्नमेंट चाहे तो चेंज करती रहती है। सबसेक्शन 2, एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रेसीडिंग द अपॉइंटेड डे, वहां लिख लो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, ये अपॉइंटेड डे मींस फर्स्ट टाइम जीएसटी स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2017, पहली बार जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था जीएसटी, तो ये अपॉइंटेड डेट था ये मेन। इससे पहले लोग पुराने एक्ट में थे, पुराने एक्ट का नाम वेट हुआ करता था, एक्साइज था, बहुत सारे एक्ट थे, उन सबको मर्ज करके जीएसटी बना दिया। तो क्या लिखा है, एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रेसीडिंग द अपॉइंटेड डे, इमीडिएटली प्रेसीडिंग द अपॉइंटेड डे यानी कि इस 1 जुलाई से ठीक पहले, इस 1 जुलाई से ठीक पहले 30 जून 17 को, 1 जुलाई से ठीक प्रेसीडिंग डे is registered or hold a license under an existing law। मान लो मेरे पास एक्साइज एक्ट में रजिस्ट्रेशन था, या वेट में रजिस्ट्रेशन था, या किसी और लॉ में रजिस्ट्रेशन था, immediately preceding the appointed date, that is 30th June 2017, then shall be liable to be registered under this act with effect from appointed date। मतलब अगर मैं पुराने ओल्ड लॉ में रजिस्टर्ड था, देन मुझे फर्स्ट डे से, एक अपॉइंटेड डे 1 जुलाई से मुझे इस नए लॉ जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, शेल बी लायबल। अब यहां टर्नओवर कहां लिखा है, यहां टर्नओवर लिखा है क्या, तो दोनों पॉइंट अलग अलग, यहां टर्नओवर बेस नहीं है, यहां बेस से भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इफ यू आर रजिस्टर्ड इन ओल्ड लॉ, then you have to register in new law, simple language। तीसरा, where a business carried on by taxable person registered under this act is transferred whether on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee or successor as the case may be shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer। मान लो मेरा मन भर गया, मैं इस बिजनेस को बंद करना चाहता हूं, तो मैंने किसी को बिजनेस बेच दिया, तो मेरा जो सक्सेसर होगा, या पिता की डेथ के बाद बेटे के पास आ गया बिजनेस, तो सक्सेशन और अदरवाइज कैसे भी ट्रांसफर हुआ, तो क्या करना है, क्या बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है, तो हो सकता है, कई जगह पढ़ा हमने, बिजनेस क्यों नहीं, मैं किसी का बिजनेस टेक ओवर नहीं कर सकता, कोशिश करता हूं, मैंने सब दे दिया उसको, अपनी दुकान भी दे दी, फर्नीचर, स्टॉक सब दे दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर पेन से चलता है, पेन नंबर से, और मेरा पेन अलग है, उसका अलग है, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे कैंसिल कराना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, shall be liable to registered with effect from that day when transfer or succession, उस दिन से उसको नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब फोर्थ सबसेक्शन क्या बोलता है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 and 3 in case of transfer pursuant to sanction of a scheme of amalgamation arrangement as the case में भी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्या लिखा है, with effect from the date on which the registrar of company issues certificate of incorporation giving effect to such order of high court वगैरह।
यानी इतना सा याद रखो अमलगमेशन। अमलगमेशन में भी ये होता है, ये कंपनी उस बिजनेस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, या ये दोनों कंपनी मर्ज होकर तीसरी बना ली, तो उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ऊपर सक्सेशन हो गया, नीचे अमलगमेशन हो गया। इन दोनों केसेस में न्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ट्रांसफरी आपको नहीं समझ में आया तो फोर्थ फिफ्थ लाइन में, द ट्रांसफरी शेल बी लायबल टू रजिस्टर। ट्रांसफरी मींस परचेजर ऑफ कंपनी, जिसने कंपनी को खरीदा है, यानी जिसको कंपनी ट्रांसफर हुई है। दो लोगों का ट्रांसफर और ट्रांसफरी, तो ये सारा बिजनेस को दे रहा है, तो इसको क्या करना है, इसका रेशन कैंसिल होगा, इसका रेशन नहीं होगा। फिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एग्रीगेट टर्नओवर मींस shall include supply made by taxable person whether on his own account। मतलब मैं अपना बिजनेस भी करता हूँ और एजेंसी बिजनेस भी, मान लो मेरे पास एजेंसी भी है, तो मैं अपना बिजनेस भी करता हूँ अलग से और एजेंट बन के दूसरों का माल भी बेचता हूँ, तो मेरे टर्नओवर में मेरा खुद का भी आएगा, इंक्लूड सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स। मैंने अपने सारे प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो माल बेचा है, मैंने इसकी भी एजेंसी ले रखी, उसकी भी एजेंसी ले रखी, तो उसके बिहाफ पर भी जो माल बेचता हूँ सब एग्रीगेट में टर्नओवर होगा, एग्रीगेट में इंक्लूड होगा, और अगर ये भी इससे ऊपर है तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूं। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या क्या आता है, तो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड। इसको आप यहाँ से याद मत रखना, नीचे बताता हूँ वहां से याद रखना। फिर एनालिसिस में आप पढ़ के देख लेना, ये पॉइंट वही है जो अपन ऊपर पढ़ के आए। 7.9 और उसके आगे आप पढ़ के देखना पूरा, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि बारिश आ गई है, आवाज आ रही है इसमें पूरी, तो इस शूटिंग को मैं यही रोक रहा हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट करें। एनालिसिस 7.9 और उसके आगे पढ़ें। ठीक, थैंक यू सो मच।